अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में कौमी आमदनी का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिया था कि कौमी आमदनी क्या होती है। तो इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम कौमी आमदनी की मुख्तलिफ़ इक़साम के बारे में पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ तसव्वुरात के बारे में, मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा फ़र्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है हाम मुल्की पैदावार, जिसको जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बच्चों, हाम मुल्की पैदावार से मुराद होती है कि किसी मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर एक साल के दौरान जितनी भी अशिया और खिदमात की जो फ़ाइनल जो शक्ल होती है, उसकी मार्केट वैल्यू को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो हाम मुल्की पैदावार कहलाती है। अब इसको आसान अल्फाज में मैं बता देता हूँ कि अब आपको पता है कि एक मुल्क की जोग्राफियाई हदूद का मतलब, आपने पाकिस्तान का जो मैप है वो देखा है, उसका जो बॉर्डर है वो बेसिकली पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद कहलाती है। अब पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद के अंदर अंदर रहते हुए जितनी भी पाकिस्तान में मौजूद रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, उनको इस्तेमाल करके जो भी अशिया और खिदमात पैदा की जाएंगी, वो अशिया और खिदमात जो हैं उनकी जो फ़ाइनल शक्ल होगी, जो किसी मार्केट में जाके सेल होने के लिए रेडी हो जाती है, वो उसकी फ़ाइनल हालत होती है ना, हतमी शक्ल होती है। तो उस फ़ाइनल शक्ल की कोई ना कोई प्राइस भी तो होगी। तो हम जब उन तमाम चीज़ों की, अशिया की और खिदमात की प्राइसेस को जमा कर लेते हैं, कीमतों को जमा कर लेते हैं, तो वो हाम मुल्की पैदावार कहलाती है या जीडीपी कहलाती है। इसमें जो हम कीमतें जमा करते हैं, उन कीमतों में से हम जो सेल्स टैक्स होता है वो अदा करके, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी हमें मिली हुई है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं, टैक्स माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और सब्सिडीज़ को ऐड कर लेते हैं। मतलब एक शख्स ने एक मोबाइल फ़ोन बनाया है, उस मोबाइल फ़ोन की उसने एक प्राइस फ़िक्स की है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000। अब उस शख्स ने उस मोबाइल फ़ोन की वो जो प्राइस है, उस प्राइस में एक टैक्स की अमाउंट भी ज़रूर शामिल की होगी, जिसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं टैक्सेस, या सेल्स टैक्सेस कहते हैं, या जीएसटी कहते हैं, जो कि उसने गवर्नमेंट को पे करना होता है और जो उसका बोझ कस्टमर पे होता है। ठीक है, तो वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो टैक्सेस को माइनस करके जो उसके पास बाकी की जो प्राइस बचती है ना, वो उस मुल्क की हाम मुल्की पैदावार कहलाती है। तो उम्मीद है कि आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। जिस बच्चे को नहीं समझ आई, जिस स्टूडेंट को, वो प्लीज़ नीचे कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको आंसर करूँगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है हाम कौमी पैदावार, जिसको जीएनपी कहते हैं। जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, इसमें आपने ये देखना है कि जो आपने पीछे जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उस जीडीपी के अंदर आपने जो बाहर से आने वाली जितनी भी इनकम होती है, पाकिस्तान से बाहर से आने वाली जितनी भी आमदनी होती है, वो जब जीडीपी में जमा कर दी जाती है, तो हमारे पास जो एक फ़ाइनल रिज़ल्ट निकलता है वो जीएनपी की फॉर्म में निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीएनपी के अंदर जीडीपी शामिल होती है, और जीडीपी के साथ साथ जितनी भी इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है, बाहर से आने वाली इनकम होती है, बैरूनी इनकम होती है, वो जब जमा कर दी जाती है जीडीपी के अंदर, तो हमारे पास जीएनपी बचता है। मतलब हाम मुल्की पैदावार जमा बैरूनी आमदनी, ये बराबर होती है हाम कौमी पैदावार के। जीएनपी में एक तरफ तो हमारे पास एक मुल्क की तमाम पैदावार आ जाती है जो उस मुल्क के अंदर अंदर पैदा होती है, और उसके साथ साथ उस मुल्क से बाहर से आने वाली पैदावार भी इसमें शामिल हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो जीएनपी का कॉन्सेप्ट भी आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर कोई कमी कोताही है तो वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है खालिस कौमी पैदावार। खालिस कौमी पैदावार को एनएनपी कहते हैं, और एनएनपी जो एब्रीवेशन है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट का। तो खालिस कौमी पैदावार निकालने के लिए हम हाम कौमी पैदावार में से फरसूदगी के अलाउंसेस या फरसूदगी के अखराजात माइनस कर देते हैं, तो जो बाकी की वैल्यू बचती है वो हमारे पास खालिस कौमी पैदावार बचती है।
अब फरसूदगी के अलाउंसेस जो होते हैं या डेप्रिसिएशन अलाउंसेस जो होते हैं, ये बेसिकली किसी भी मशीनरी की टूट फूट पे या उसकी फरसूदा हालत होने की वजह से जो उस पर खर्चा आता है ना, उसकी जो कदर कीमत कम हो जाती है, वही बेसिकली उसके डेप्रिसिएशन अलाउंसेस कहलाते हैं या उसकी फरसूदगी के अखराजात कहलाते हैं। क्योंकि आपको पता है जब कोई मशीनरी, जब कोई सरमाया इस्तेमाल होता है किसी कारोबार में, तो टाइम गुजरने के साथ साथ उसमें उसकी जो ज़िंदगी है, उसकी लाइफ जो है वो कम होती चली जाती है, वो पुरानी होती चली जाती है, फरसूदा होती चली जाती है ना। तो उसके फरसूदा होने की वजह से उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कदर कीमत है वो कम होती चली जाती है। तो उसी को हम फरसूदगी के अखराजात कहते हैं। तो अगर हम उन फरसूदगी के अखराजात को माइनस कर देते हैं जीएनपी में से, यानी हाम कौमी पैदावार में से, तो बाकी के जो हमारे पास पैसे बचते हैं उसको हम खालिस कौमी पैदावार या एनएनपी कहते हैं। क्योंकि जीएनपी जो होती है इसमें सारी की सारी अशिया और खिदमत की पैदावार ली जाती है ना, जो एक मुल्क के अंदर बने या मुल्क से बाहर आने वाली चीज़ें वो भी शामिल हो। तो जो अशिया और खिदमत बनती हैं, जो पैदावार बनती हैं, आखिर उनको बनाने के लिए कोई मशीनरी भी तो यूज़ होती है। तो उस मशीनरी पे जो उठने वाला जो डेप्रिसिएशन अलाउंस होता है, जो ख़र्चा होता है, उसको जब निकाल दिया जाता है हाम कौमी पैदावार में से, तो बाकी की खालिस कौमी पैदावार बच जाती है। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कौमी आमदनी का, जिसको नेशनल इनकम भी कहते हैं। और इसकी जो हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था क्या होती है। तो नेशनल इनकम बेसिकली जितने भी हमारे पास आमिलीन पैदाइश होते हैं, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 हैं हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। जिसमें पहले नंबर पे लैंड, जिसको ज़मीन कहते हैं, दूसरे नंबर पे लेबर, जिसको मेहनत कहते हैं, तीसरे नंबर पे कैपिटल, जिसको सरमाया कहते हैं, और चौथे नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जिसको हम उर्दू में तंजीम कहते हैं। ये 4 आमिलीन पैदाइश होते हैं जो किसी भी कारोबार में इस्तेमाल होते हैं और अशिया और खिदमत पैदा करते हैं। अब जब ये 4 आमिलीन पैदाइश इस्तेमाल होंगे तो बदले में ये हमसे कुछ रिवॉर्ड भी लेंगे। तो ज़मीन का जो रिवॉर्ड होता है, जो ज़मीन का मुआवजा होता है, उसे हम लगान कहते हैं या रेंट कहते हैं। इसी तरह लेबर का जो रिवॉर्ड होता है या मेहनत का जो मुआवजा होता है, उसे उजरत कहते हैं। और सरमाए का जो मुआवजा होता है, कैपिटल का जो रिवॉर्ड होता है, उसे इंटरेस्ट या सूद कहते हैं। जबकि एंटरप्रेन्योरशिप या ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवॉर्ड होता है, यानी कि तंजीम का जो आगे रिवॉर्ड होता है, उसे मुनाफा कहते हैं। तो इन 4 आमिलीन पैदाइश के जितने भी जो होते हैं रिवॉर्ड्स होते हैं, उन सब को जमा कर लिया जाता है 1 साल के अरसे के अंदर अंदर, तो वो कौमी आमदनी कहलाती है, ठीक है। तो आमिलीन पैदाइश के मुआवज़ों का मजमुआ, यानी कि लगान, उजरत, सूद और मुनाफे का मजमुआ जो होता है, इसको भी कौमी आमदनी कहते हैं। तो ये कौमी आमदनी को निकालने का एक नया मेथड है कि या तो आप तमाम रिवॉर्ड्स को जमा कर लो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तमाम मुआवज़ों को जमा कर लो, तो भी कौमी आमदनी निकल आती है। या 1 साल के अरसे में जितनी भी अशिया खिदमत पैदा हुई हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था, उनको जमा कर लो, तब भी कौमी आमदनी निकल आती है। तो ये सारी हैं कौमी आमदनी ही की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, ठीक है। इन सबको कौमी आमदनी ही कहते हैं, बस मुख्तलिफ़ शक्लें, मुख्तलिफ़ मेथड्स हैं कौमी आमदनी निकालने के, जो आपने समझने हैं। नेक्स्ट हमारा बच्चों कॉन्सेप्ट है शख्सी आमदनी या ज़ाती आमदनी, जिसको पर्सनल इनकम भी कहते हैं। और पर्सनल इनकम एक पर्सन की, एक शख्स की वो आमदनी होती है, वो ज़ाती आमदनी होती है जो वो मुख्तलिफ़ ज़राए से हासिल करता है। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स किसी कॉलेज में लेक्चरर है, वो वहाँ से भी सैलरी लेता है अपनी गवर्नमेंट के अकाउंट से। फिर वो लेक्चरर अगर किसी एकेडमी में जाके पढ़ाता है तो वहाँ से भी पैसे लेता है। फिर अगर वो लेक्चरर घर पे भी अगर होम ट्यूशन दे रहा है तो वहाँ से भी पैसे कमा रहा है। और अगर उस लेक्चरर का अपना कोई बिज़नेस भी है, कोई एकेडमी या कोई कॉलेज भी है, तो वहाँ से भी उसको इनकम या प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो ये सारे के सारे जो ज़राए आमदनी हैं उसके, ये सारी की सारी आमदनियाँ इकट्ठी होकर उसकी पर्सनल इनकम कहलाती हैं। अगर वो एक काम करके अपनी आमदनी कमा रहा है तब भी वो उसकी पर्सनल इनकम है। अगर वो एक से ज़्यादा काम करके एक शख्स अपनी इनकम कमा रहे हो तो तब भी वो उसकी पर्सनल इनकम ही कहलाती है। अगर हम किसी शख्स की पर्सनल इनकम कैलकुलेट करना चाहें तो हम पूरी मुल्क की कौमी आमदनी में से हम क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं सबसे पहले
टैक्स को जो इसकी इनकम पे लगता है। उसके अलावा उसने कहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद उसको जो है वो मुनाफा हुआ है, और अगर अभी तक वो मुनाफा उसको नहीं मिला तो वो भी कौमी आमदनी में से माइनस कर दिया जाता है। तो और बाकी अगर उसको कोई इंतकाली अदायगी उसको मिली है कहीं से, इंतकाली अदायगी बेसिकली वो अदायगी होती है जिसके इवज़ कोई भी पैदावारी काम नहीं किया जाता, जैसे कि बुढ़ापे का अलाउंस होता है जिसे पेंशन कहते हैं, या कोई वजीफ़ा होता है, या जेब खर्च होता है। ये सारी की सारी इंतकाली अदायगियाँ या ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं, तो इनको हम कौमी आमदनी में शामिल करते हैं। तो वो जो हमारे पास एक फ़ाइनल रिज़ल्ट मिलता है उसको हम शख्सी आमदनी कहते हैं, जिसको आप कौमी आमदनी शख्सी आमदनी की इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं। और लास्ट पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी, जिसको हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी कहते हैं। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का मतलब ये वो आमदनी का हिस्सा होता है जो एक शख्स अपनी मर्ज़ी से या अपनी ख्वाहिश के मुताबिक जहाँ चाहे खर्च कर सकता है, और ये तब उसको मिलता है जब वो अपनी पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देता है। ठीक है, जब एक शख्स अपनी ज़ाती आमदनी में से टैक्सेस को माइनस कर देता है, टैक्स अदा कर देता है जो उस पर लागू होते हैं, तो वो टैक्स अदा करने के बाद जो उसके पास बच जाती है आमदनी, उस आमदनी को वो काबिल तसर्रुफ़ बना लेता है, जहाँ चाहे अपनी मर्ज़ी से खर्च करता है, उसको हम उसकी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कहते हैं। और इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम फ़ीकस आमदनी कहते हैं या पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। ये कहते हैं इनकम पर हेड। एक शख्स की पूरी मुल्क में जितनी भी आबादी है, उस आबादी में से उस एक शख्स का पूरी मुल्क की कौमी आमदनी में से कितना हिस्सा बनता है, उसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक साल के अरसे के अंदर एक मुल्क की कौमी आमदनी लेते हैं और उसको उस पूरी मुल्क की आबादी पर तकसीम कर देते हैं, तो इससे एक शख्स की आमदनी निकल आती है। एवरेज जो होती है, औसत होती है कि एक शख्स की पूरे मुल्क की आबादी में से उस शख्स की कौमी आमदनी में से कितना हिस्सा बनता है। ठीक है, मतलब एक मुल्क की कौमी आमदनी अगर 10,000 है एक साल की, और उस मुल्क की जो आबादी है वो अगर 5 है, तो जब हम 10,000 को 5 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास 2,000 फ़ीकस आमदनी निकलती है, जो कि उस शख्स की कुल कौमी आमदनी में से हिस्सा बनता है, कुल आबादी में से। जी, तो ये थे हमारे पास कौमी आमदनी के मुख्तलिफ़ इक़साम, तसव्वुरात। तो जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें, और इंशाअल्लाह ताला कल हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।